दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड सेकेंड ईयर री एग्ज़ाम 2024-25 के पेपर 202 जिसका टाइटल है अधगम के लिए आकलन अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग। आज हम लोग इसका फुल टेस्ट देखेंगे। इसके पहले हम लोग पाँचों यूनिट को टॉपिक वाइज और 5 वीडियो में कवर कर चुके हैं। सब में लगभग 100 से प्लस क्वेश्चंस हैं। इसमें हम लोग पाँचों यूनिट को मिलाकर मिक्स क्वेश्चन को रखे हुए हैं। ये आपका फुल टेस्ट है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। ये आप वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए और अपने साथियों तक इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा है? ऑप्शन ए हुआ एंड फ्रीड, ऑप्शन बी एलन, ऑप्शन सी इरविन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हुआ एंड फ्रीड। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन सी बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी कठिनाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कठिनाई, जो है कि आकलन की विशेषता में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए आकलन, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मापन। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को मापन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आकलन, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परीक्षण। व्यवहार के मापन के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे परीक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए एनसीईआरटी का, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, ऑप्शन सी कोठारी आयोग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एनसीईआरटी के ही द्वारा कहा गया है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6, मूल्यांकन का क्षेत्र है? ऑप्शन ए व्यापक, ऑप्शन बी संकुचित, ऑप्शन सी सीमित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 7, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी आकलन, ऑप्शन डी परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है? ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी मापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मापन। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण मापन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है? ऑप्शन ए निरीक्षण विधि, ऑप्शन बी विश्लेषण विधि, ऑप्शन सी साक्षात्कार विधि, ऑप्शन डी प्रश्नावली विधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विश्लेषण विधि को मूल्यांकन विधि के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, जबकि निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली विधि को मूल्यांकन के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मूल्यांकन और मापन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दोनों समान प्रक्रिया है, ऑप्शन बी मूल्यांकन मात्रात्मक है जबकि मापन गुणात्मक है, ऑप्शन सी मूल्यांकन मापन पर आधारित है, ऑप्शन डी सभी कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मूल्यांकन मापन पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मूल्यांकन होता है? ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए नामित स्तर या मापनी, ऑप्शन बी क्रमिक स्तर या मापनी, ऑप्शन सी अंतराल स्तर या मापनी, ऑप्शन डी अनुपात स्तर या मापनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुपात स्तर मापनी। मापन का सबसे ऊंचा स्तर होता है अनुपात स्तर या मापनी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? ऑप्शन ए अनुपातिक मापनी, ऑप्शन बी अंतराल मापनी, ऑप्शन सी क्रमिक मापनी, ऑप्शन डी नामित मापनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए अनुपात मापनी। तो जो वास्तविक शून्य बिंदु होता है वह मापनी में होता है, अनुपातिक मापनी में होता है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है। ऑप्शन ए नामित मापनी का, ऑप्शन बी क्रमिक मापनी का, ऑप्शन सी अंतराल मापनी का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंतराल मापनी। अंतराल मापनी जो है वो नैदानिक थर्मामीटर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं, ऑप्शन डी योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए छात्रों का चयन करना, ऑप्शन बी अंतिम स्थिति की जांच करना, ऑप्शन सी अगली कक्षा में पदोन्नत करना, ऑप्शन डी छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो छात्रों के प्रगति की निगरानी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसमें सीखने की अस्थायी कठिनाइयों की जांच की जाती है। ऑप्शन ए नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नैदानिक मूल्यांकन। सीखने जो अस्थायी कठिनाइयों की जांच होती है सीखने के क्रम में वह नैदानिक मूल्यांकन में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी प्लेसमेंट मूल्यांकन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 19, किस मापनी का प्रयोग भौतिकी मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में होता है। ऑप्शन ए नामित मापनी, ऑप्शन बी क्रमिक मापनी, ऑप्शन सी अंतराल मापनी, ऑप्शन डी अनुपात मापनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नामित मापनी। नामित मापनी का ही प्रयोग भौतिक विज्ञान में, मनोविज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मापन के कौन से स्तर में अंकगणितीय संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए नामित मापन, ऑप्शन बी क्रमिक मापन, ऑप्शन सी अंतराल मापनी, ऑप्शन डी अनुपात मापनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुपात मापनी। अनुपात मापनी जो है वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से किसके आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए उद्देश्यपूर्णता के आधार पर, ऑप्शन बी वैधता के आधार पर, ऑप्शन सी विश्वसनीयता के आधार पर, ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठता के आधार पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वसनीयता के आधार पर। मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से विश्वसनीयता के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं। ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन सी व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन डी उपलब्धि परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपलब्धि परीक्षण। जो विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षण हैं वो सबसे ज़्यादा उपलब्धि परीक्षण को इस्तेमाल किया जाता है विद्यालयों में। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन करता है। ऑप्शन ए नैदानिक परीक्षण, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन डी उपलब्धि परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अभिक्षमता परीक्षण। यह अभिक्षमता परीक्षण जो है भविष्य की योग्यता का मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 24, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तकनीकी स्केल का, ऑप्शन बी लिकर्ट स्केल का, ऑप्शन सी प्रक्षेपी स्केल का, ऑप्शन डी नामित स्केल का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लिकर्ट स्केल। जो अभिवृत्ति मापन के लिए जो पैमाना यूज किया जाता है उसको लिकर्ट स्केल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं। ऑप्शन ए इसमें समय अधिक लगता है, ऑप्शन बी बृहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अर्थात व्यक्तिक अध्ययन की जो सीमाएं होती हैं वह इसमें समय अधिक लगता है, ये बात भी सही है। दूसरी बात है कि बृहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है। ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी निरीक्षण, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अर्थात मापन का गुणात्मक उपकरण साक्षात्कार और निरीक्षण दोनों को माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 27, दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रॉनबर्ग, ऑप्शन बी फ्रीमैन, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी एनेस्टेसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रॉनबर्ग का। क्रॉनबर्ग का ही कथन है कि दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है। ऑप्शन ए व्यवहारिक कसौटी, ऑप्शन बी तकनीकी कसौटी, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तकनीकी कसौटी जो है वस्तुनिष्ठता परीक्षण की उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 29, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रश्नों के प्रकार पर, ऑप्शन बी शैक्षिक उद्देश्यों पर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अर्थात किसी परीक्षण का ब्लूप्रिंट जो है कि इन दो आधारों पर, प्रश्नों के प्रकार और शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर जो है आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 31, आप लोग इसको देख भी लीजिए। बीएस ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी मनोगत्यात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी सामाजिक क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक क्षेत्र जो है वो शैक्षिक उद्देश्य का क्षेत्र नहीं है, जबकि संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र वो शैक्षिक उद्देश्य के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए अनुप्रयोग, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी संश्लेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान। संज्ञानात्मक पक्ष का जो निम्नतम स्तर है वह ज्ञान है। संज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं जो बीएस ब्लूम ने बताया था, उसको भी देख लीजिए आप लोग। पहला है सबसे निम्न स्तर पर ज्ञान है, उसके बाद बोध, उसके बाद अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, उसके बाद जो है आप लोगों का मूल्यांकन आता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1965। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, भावात्मक उद्देश्य का मुख्य बिंदु है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी मूल्य निर्धारण, ऑप्शन डी संश्लेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मूल्य निर्धारण। भावात्मक उद्देश्य का जो मुख्य बिंदु होता है वह मूल्य निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर भावनात्मक उद्देश्य के जो मुख्य बिंदु हो उसको भी जान लीजिए। पहला होता है आग्रहण, दूसरा होता है अनुक्रिया, तीसरा होता है अनुमूल्यन, चौथा होता है विचारणा, पांचवा होता है व्यवस्थापन, छठवां होता है चरित्रीकरण। और जो संज्ञानात्मक पक्ष का मुख्य बिंदु होता है उसको भी देख लीजिए, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। ऑप्शन ए सिम्पसन द्वारा, ऑप्शन बी बीएस ब्लूम द्वारा, ऑप्शन सी केथवाल द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रियात्मक पक्ष का जो विकास है वो सिम्पसन ने किया था। इसको भी आप लोग एक ही जगह पे देख सकते हैं कि जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसको बीएस ब्लूम ने 1956 में दिया था, भावात्मक पक्ष को कृतवाल ने दिया था 1964 में, क्रियात्मक पक्ष को सिम्पसन द्वारा दिया गया था 1969 में। क्वेश्चन नंबर 36, भावात्मक पक्ष का संबंध है। ऑप्शन ए ज्ञान से, ऑप्शन बी मूल्यांकन से, ऑप्शन सी प्रशंसा से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानात्मक पक्ष का जो संबंध है वह प्रशंसा से होता है। क्वेश्चन नंबर 37, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लेखक कौन है? टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी मेजर, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी ब्लूम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम की ही ये बुक है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन बी भावात्मक पक्ष, ऑप्शन सी क्रियात्मक पक्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो क्रियात्मक पक्ष होता है वह शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 39, भावात्मक पक्ष का आधार क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी दार्शनिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भावनात्मक पक्ष है उसका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी उपयोगिता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक अच्छे परीक्षण की जो विशेषता है वो तीनों होती हैं। वैधता भी होता है अच्छे परीक्षण में, विश्वसनीयता भी होता है और उपयोगिता भी होती है। क्वेश्चन नंबर 41, निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से, ऑप्शन बी लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्नों से, ऑप्शन सी निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। निष्पक्ष मूल्यांकन जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 42, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी भाव प्रकाशन में असमर्थता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं वो भाव प्रकाशन में असमर्थ होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुविकल्पीय प्रकार के पद, ऑप्शन बी रिक्त स्थानों की पूर्ति, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रिक्त स्थानों की पूर्ति। जो प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद होते हैं उनके उदाहरण के रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? ऑप्शन ए बहुविकल्पी परीक्षण पद, ऑप्शन बी सत्य असत्य प्रकार के परीक्षण पद, ऑप्शन सी निबंधात्मक परीक्षण पद, ऑप्शन डी सही मेल प्रकार के प्रश्न परीक्षण पद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी निबंधात्मक परीक्षण पद। निबंधात्मक परीक्षण पद में जो है कि वो उत्तरदाता अपने उत्तर को स्वयं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? ऑप्शन ए निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न, ऑप्शन सी मिलान प्रकार के प्रश्न, ऑप्शन डी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निबंधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए, ऑप्शन बी क्या तथा कितना अधिगम हुआ है इसको जानने के लिए, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। उपलब्धि परीक्षण में जो प्रयोग किया जाता है वह होता है अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए और क्या और कितना अधिगम हुआ है इसको जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा है? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी बर्ट, ऑप्शन सी स्टर्न, ऑप्शन डी वेसलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वेसलर। वेसलर का ही कथन है कि बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मर्टन, ऑप्शन बी आलपोर्ट, ऑप्शन सी विलियम जेम्स, ऑप्शन डी वैलेंटाइन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आलपोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत विशेषताएं, ऑप्शन बी धैर्य तथा दृढ़ता, ऑप्शन सी ज्ञान अथवा कौशल की में निपुणता, ऑप्शन डी छात्र क्षमता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। क्वेश्चन नंबर 50, बुद्धि लब्धि है? ऑप्शन ए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसका जो फार्मूला होता है वो यही होता है, IQ इक्वल टू होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये आपका बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 51, 110 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी अति श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन सी श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि। जो श्रेष्ठ बुद्धि के बालक है उनका IQ लेवल 110 से 120 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? ऑप्शन ए बकार मेहदी परीक्षण, ऑप्शन बी रेविंसन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ऑप्शन सी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेविंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर है 53, निष्पादन परीक्षण उपयोगी है? ऑप्शन ए गूंगे बहरों के लिए, ऑप्शन बी निरक्षरों के लिए, ऑप्शन सी बालकों के लिए, ऑप्शन डी सभी के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
जो निष्पादन परीक्षण होता है वह गूंगे बहरों के लिए भी उपयोगी होता है, निरक्षरों के लिए और बालकों के लिए भी उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 44, बौद्धिक प्राप्तांक IQ है अर्थात मानदंड। ऑप्शन बी मूल्य प्राप्तांक, ऑप्शन सी शाब्दिक बुद्धि का प्राप्तांक, ऑप्शन डी अशाब्दिक बुद्धि का प्राप्तांक। इसका सही जवाब हो जाएगा अशाब्दिक बुद्धि का प्राप्तांक। जो IQ होता है आपका वो शाब्दिक बुद्धि का प्राप्तांक होता है। क्वेश्चन नंबर 55, विसलर का पहला बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए बच्चों के लिए, ऑप्शन बी प्राणियों के लिए, ऑप्शन सी छोटे बच्चों के लिए, ऑप्शन डी जानवरों के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्राणियों के लिए। जो विसलर ने पहला बुद्धि परीक्षण को बनाया था वह प्राणियों के लिए, बुड्ढों के लिए बनाया था। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए विलियम स्टर्न, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी AR जेनसन, ऑप्शन डी RB कैटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 57, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति है। ऑप्शन ए शरीर से, ऑप्शन बी रूप से, ऑप्शन सी मुखौटा से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुखौटा। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति मुखौटा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रक्षेपण परीक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, ऑप्शन बी रोसार्स स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन सी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, ऑप्शन डी वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 59 है, सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यता होता है। ऑप्शन ए उदारवाद, ऑप्शन बी प्रभावी, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी नवाचारित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है वो नवाचारी होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन ए स्टेन, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी डेवर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डेवर। डेवर का ही कथन है कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, अब सारी प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? ए अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न, बी निश्चित सही उत्तर वाले प्रश्न, सी एकल सही उत्तर वाले प्रश्न, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अपसारी प्रश्न होते हैं वो अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक तथ्य नहीं है? ऑप्शन ए लचीलापन, ऑप्शन बी धारा प्रवाहिता, ऑप्शन सी मौलिकता, ऑप्शन डी स्मृति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्मृति। स्मृति जो है वो सृजनात्मकता का तथ्य नहीं है, बाकी लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता ये सृजनात्मकता के तथ्य हैं। क्वेश्चन नंबर 63, किस तकनीकी का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए समाज मिति, ऑप्शन बी निर्धारक मापनी, ऑप्शन सी प्रक्षेपी तकनीकी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रक्षेपी तकनीकी। जो अचेतन पक्ष को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो प्रक्षेपी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 64, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डेवर, ऑप्शन बी स्टेन, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी जॉन डीवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टेन ने ही कहा है कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। यह कथन स्टेन का है। क्वेश्चन नंबर 65, पद विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन ए अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, ऑप्शन बी कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात अच्छे परीक्षण पद के चयन हेतु, कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु जो है पद विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है। ऑप्शन ए कठिनाई स्तर, ऑप्शन बी विभेदीकरण स्तर, ऑप्शन सी प्रसार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विभेदीकरण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 67, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। ऑप्शन ए रूप वैधता, ऑप्शन बी विषय वस्तु वैधता, ऑप्शन सी तर्कसंगत वैधता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
उपरोक्त में सभी अर्थात परीक्षण की वैधता के प्रकार के रूप में रूप वैधता, विषय वस्तु वैधता और तर्क संगत वैधता तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वैधता परीक्षण की वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन बी, यह किसी कसौटी परीक्षण के साथ परीक्षण का सहसंबंध है। ऑप्शन सी, वैधता परिवर्त त्रुटि का मापन है। ऑप्शन डी, शिक्षा और मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है वही सही नहीं है। शिक्षा और मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता है, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 69, परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, परीक्षण की मौलिकता। ऑप्शन बी, माप की स्थिरता। ऑप्शन सी, परीक्षण की वास्तविकता। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात परीक्षण की विश्वसनीयता का तात्पर्य परीक्षण की मौलिकता, माप की स्थिरता और परीक्षण की वास्तविकता से होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए, परीक्षण की लंबाई। ऑप्शन बी, प्रशासन। ऑप्शन सी, अंकन। ऑप्शन डी, अनुदेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परीक्षण की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से विश्वसनीयता कथन की विधि कौन सी है, कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए, परीक्षण पुनः परीक्षण। ऑप्शन बी, वैकल्पिक रूप। ऑप्शन सी, भविष्य सूचक। ऑप्शन डी, अर्धविच्छेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भविष्य सूचक। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता होगी। ऑप्शन ए, 0.60। ऑप्शन बी, 0.70। ऑप्शन सी, 0.80। ऑप्शन डी, 1.20। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.75। अगर एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता 0.75 होगी। ये फार्मूला है, इसके द्वारा निकाला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 73, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी ऑप्शन ए, वैधता। ऑप्शन बी, विश्वसनीयता। ऑप्शन सी, मानक। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए वैधता, विश्वसनीयता और मानक तीनों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 74, मानक के प्रकार हैं। ऑप्शन ए, आयु मानक। ऑप्शन बी, श्रेणी मानक। ऑप्शन सी, शतांशी मानक। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात मानक के प्रकार के रूप में आयु मानक, श्रेणी मानक और शतांशी मानक तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूहों को औसत प्राप्तांक कहे जाते हैं। ऑप्शन ए, आयु मानक। ऑप्शन बी, कक्षा मानक। ऑप्शन सी, शतांशी मानक। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा मानक। क्वेश्चन नंबर 76 है, अच्छे मानक की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए, नवीनता तथा सार्थकता। ऑप्शन बी, प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी, तुलनीयता। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात अच्छे मानक की विशेषताओं में नवीनता तथा सार्थकता, प्रतिनिधित्व और तुलनीयता तीनों आवश्यक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, यह छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है। ऑप्शन बी, यह सामाजिक दबाव को कम करती है। ऑप्शन सी, यह आनंदपूर्ण तथा तनावमुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि। क्वेश्चन नंबर 78, सीबीसीएस का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन है 78, सीबीसीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, चुनाव आधारित केंद्रीय योजनाएं। ऑप्शन बी, चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली। ऑप्शन सी, क्रेडिट योजनाओं का केंद्रीय बोर्ड। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली। चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सीबीसीएस का जो फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 79,
CCE का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन बी समग्र एवं सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी सतत एवं गुणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो CCE का फुल फॉर्म होता है वो सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है। स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, CCE का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, CGPA का पूरा नाम क्या नाम है? ऑप्शन ए कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एलोटेड, ऑप्शन बी कंबाइंड ग्रेड पॉइंट एवरेज, ऑप्शन सी कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ऑप्शन डी कंबाइंड ग्रेड पॉइंट एलोटेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसको एवरेज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए परंपरागत आकलन विधियां शिक्षक केंद्रित होती हैं, ऑप्शन बी निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होती हैं, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक परीक्षण से मनोशारीरिक कौशलों को मापा जाता है, ऑप्शन डी CBCS आकलन की नई प्रवृत्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ये सही नहीं है। निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होते हैं, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 82, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? ऑप्शन ए असंरचित निबंध, ऑप्शन बी संरचित रिधन निबंध, ऑप्शन सी संक्षिप्त उत्तर, ऑप्शन डी बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असंरचित निबंध। जो क्वेश्चन नंबर 83 है, आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। ऑप्शन ए माध्यमान, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी मानक विचलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माध्यिका। माध्यिका जो है आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन ए मध्यमान, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी मध्यांक, ऑप्शन डी प्रसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रसार। जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस होता है उसको प्रसार बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये सूत्र नहीं है, बाकी ये तीनों आपके सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा मान सबसे अधिक शुद्ध है? ऑप्शन ए बहुलक, ऑप्शन बी मध्यांक, ऑप्शन सी मध्यमान, ऑप्शन डी मध्यांक एवं बहुलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मध्य मान होता है वो सबसे अधिक शुद्ध मान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। 3, 3, 4, 3, 6, 8, 5, 9 और 15। इसका मध्यांक ज्ञात करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसके पहले हमने बताया था आपको। पहले सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया रहे मध्यांक निकालने के लिए उसको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या होगी, उसके बाद क्रमशः बढ़ते हुए और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होगी। उसके बाद इन संख्याओं को गिनना है कि ये संख्याएं कितनी है। जैसे इसमें 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, तो 9 संख्याएं हैं, तो यह विषम पद है। तो अब विषम पद के लिए फार्मूला होता है n+1/2वां पद, अर्थात 9+1 अर्थात 10, 10/2 अर्थात 5वां पद जो होता है वह मध्यांक कहलाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए जो 5वां पद है इस श्रेणी में वह 5 है, तो इसलिए इसका उत्तर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 88, मानक विचलन का सूत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मानक विचलन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वह होता है √सिग्मा कोष्टक में FD² माइनस सिग्मा FD/n²। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, विचलनशीलता की माप कौन सी है? ऑप्शन ए प्रसार, ऑप्शन बी चतुर्थक विचलन, ऑप्शन सी मानक विचलन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थात जो विचलनशीलता का मापक है इसमें प्रसार भी विचलनशीलता को मापता है, चतुर्थक विचलन भी मापता है और मानक विचलन भी मानता है। क्वेश्चन नंबर 90, यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान और मध्यांक क्रमशः 6 और 10 है तो बहुलक होगा। तो इसके पहले हम लोग आप लोगों को आगे वाली वीडियो में बताए थे कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो जो है कि इस फार्मूले में इसको रखना है और आपका उत्तर आ जाएगा 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य।
तो इसमें माध्यिका का मान रख दीजिए 10 और माध्य का मान रख दीजिए 6 और सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना 18। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 91, सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया? ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने। ठीक, सहसंबंध गुणांक को जो ज्ञात करने की जो विधि क्रमांतर विधि है इसको जो है कि स्पीयरमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 92, सहसंबंध गुणांक का प्रसार होता है। ऑप्शन ए -1 से 0, ऑप्शन बी 0 से 1, ऑप्शन सी -1 से +1, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सहसंबंध गुणांक का प्रसार होता है वह -1 से +1 के बीच में होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोडक्ट मोमेंट विधि नहीं है? ऑप्शन ए कोटि अंतर विधि, ऑप्शन बी विकिरण विधि, विकिरण आरेख विधि, ऑप्शन सी वास्तविक मध्यमान विधि, ऑप्शन डी कल्पित मध्यमान विधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ये जो विकिरण आरेख विधि है यह प्रोडक्ट मोमेंट की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण असतत चर का है? ऑप्शन ए एक कक्षा में छात्रों का भार, ऑप्शन बी एक कक्षा में छात्रों की बुद्धि लब्धि, ऑप्शन सी एक कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या, ऑप्शन डी एक कक्षा में बालक बालिकाओं की आय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या जो है वो असतत चर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 95, जेड प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो जेड प्राप्तांक है उसका समूह मध्यमान हमेशा 0 होता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 96, टी प्राप्तांक का सही सूत्र है। तो इसका सही सूत्र जो है वो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, 50 + 10 कोष्टक में x - m/σ। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी ये आपका टी प्राप्तांक का सही सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है? ऑप्शन ए 0 से 9, ऑप्शन बी 1 से 9, ऑप्शन सी 0 से 10, ऑप्शन डी 1 से 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 से 9। जो स्टेनाइन स्कोर होता है इसका जो प्रसार होता है वो 1 से 9 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 98, 80 के माध्य की परीक्षा और 20 के मानक विचलन पर 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का जेड अंक होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99, एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 80 अंक और सांख्यिकी में 60 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को निम्न में से किसमें परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है? ऑप्शन ए प्रतिशतता में, ऑप्शन बी कोटियाँ, ऑप्शन सी मानक अंक में, ऑप्शन डी क्रमांतर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानक अंक में। मानक अंक में परिवर्तित करके इनकी तुलना आपस में की जा सकती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए दो चरों के मध्य संबंध निकालने के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी मध्यांक एक क्रमिक चर है, ऑप्शन सी मध्यमान से विचलन का योग शून्य होता है, ऑप्शन डी अवर्गीकृत आंकड़े और कुछ नहीं बल्कि मूल आंकड़े होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दो चरों के मध्य संबंध निकालने के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये रहे आज के आपके BD 202 सेकेंड ईयर के जो पेपर 202 है उसके इसका फुल टेस्ट था। इसमें आपके 5 यूनिट को क्वेश्चंस को शामिल किया गया था। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने साथियों तक इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।